मैं हूँ दिल इम्तियाज़ और इस वीडियो में आज हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, और दूसरा टॉपिक जो होगा वो होगा हुक्स लॉ। ठीक है जी। और इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे वो फैट सिमुलेशन है, और इस वक्त फैट सिमुलेशन का इंटरफेस मेरे सामने खुला हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। 3 स्प्रिंग हमारे पास हैं, 1 2 3। ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास एक जो है वो एक मेजरिंग टेप है, यानी आप रूलर कह सकते हैं। जब ये स्प्रिंग रेस्ट पे है तो इस वक्त हमने यहाँ पर देखा कि 20 सेंटीमीटर जो है इसकी रेस्ट पोजीशन है, ये आपने याद रखना है, 20 सेंटीमीटर। नीचे हमारे पास कुछ वेट्स पड़े हुए हैं जो हम यूज़ करेंगे हुक्स लॉ को प्रूव करने के लिए। राइट साइड पर यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ ग्राफ आएंगे एनर्जी के। जब ये मूव करेगा स्प्रिंग वेट के अंडर तो यहाँ पर मुख्तलिफ कर्व्स आएंगे, ग्राफ आएंगे, जिसको हम स्टडी करेंगे। और फिर मेरे पास यहाँ पर एक पूरा पैनल है जिसमें सबसे ऊपर फ्रिक्शन है। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, फ्रिक्शन है। अच्छा, उसके बाद स्प्रिंग की सॉफ्टनेस है जो हम वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर तमाम एनर्जी के पैरामीटर्स देख सकते हैं, वो मैंने क्लिक कर दिया तीनों पर। और यहाँ पर हम अपनी सिमुलेशन की जो स्पीड है, कि हम उसको रियल टाइम में देखना चाहते हैं या स्लो कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं। हम ये भी देखेंगे कि जो हम एक्सपेरिमेंट ज़मीन पे कर रहे हैं वो जुपिटर, मून और एक अननोन प्लैनेट पे कैसे चलेंगे। और फिर ऐसी जगह जहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती वहाँ पर हुक्स लॉ जो है और सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होगा। मेरे पास स्टॉप वॉच है, इसको भी मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ताकि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड भी मालूम कर सकें। तो सबसे पहले हम आते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरफ। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए मैं आपको एक छोटी सा डेमो देता हूँ। अगर मैं यहाँ से फ्रिक्शन 0 कर दूँ और मैं एक छोटा सा वेट जो है इस स्प्रिंग के साथ लगा दूँ, तो अब आप देखें कि ये मूव करता रहेगा स्प्रिंग। ठीक है। स्प्रिंग किसके गिर्द मूव कर रहा है, यहाँ पर 25 जो है 25 स्प्रिंग नीचे भी जा रहा है और ऊपर भी जा रहा है। तो ये जो 25 की पोजीशन है वहाँ पर ये मूव कर रहा है। मैं अगर आपको ज़्यादा सिंपल करके बता दूँ तो मैं इसको यहाँ पर 20 की पोजीशन ले आता हूँ। देखिए यहाँ पर स्प्रिंग जो है वो 20 की पोजीशन पे मूव कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इस तरह के मोशन को जो टू एंड फ्रो हो, जो टू एंड फ्रो ऊपर नीचे हो, रेपिटेटिव हो, बार बार हो रहा हो, अपने आप को रिपीट कर रहा हो मोशन, उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है जी। जो टू एंड फ्रो हो यानी आगे और पीछे और बार बार हो, हार्मोनिक का मतलब ये है कि बार बार, तो उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। अच्छा, इसको मैं आपको सिंपल करके दिखाता हूँ, स्लो करके दिखाता हूँ। देखें, जो हमारे पास इस वक्त स्प्रिंग है वो 20 के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी वो यहाँ से 15 पे जाता है और फिर नीचे आप देखें तो वो 30 पर तकरीबन जाता है, बल्कि 15 से भी ऊपर जाता है और यहाँ पर 30 से थोड़ा सा नीचे 28 तक रहता है। ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ ताकि 20 बिल्कुल दरमियान में आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें कि स्प्रिंग जो है वो दो जगह पर रुकता है। एक जब वो बिल्कुल नीचे चला जाता है, यहाँ पर रुका, और एक जब वो बिल्कुल ऊपर आ जाता है, यहाँ पर रुका। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको यहाँ पर रोकते हैं जहाँ पे स्प्रिंग रुकने वाला था। यहाँ पर जब स्प्रिंग रुका तो आप यहाँ पर एनर्जी के ग्राफ देख रहे हैं। ये एनर्जी है टोटल एनर्जी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि हमें पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कि किसी भी सिस्टम की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, एक जैसी रहती है, सिर्फ ये कि वो अपनी शक्लें बदलती रहती हैं। वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी तो हो सकती है, पर टोटल एनर्जी जो है वो एक सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसमें यहाँ पर देखें तो टोटल एनर्जी आपके पास यहाँ तक है, और इसमें ये जो पहली है ये काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो ½ mv² होती है। ठीक है। आप
तो उसमें जो v होती है वो वेलोसिटी होती है। अब जब स्प्रिंग एंड पे पहुंचा वो तो रुक गया, वो तो पॉज हो गया, ऑलमोस्ट रुक गया, क्योंकि जब उसने वापस से आना है तो यहाँ पर उसकी स्पीड या उसकी वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो होगी। तो जब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। पर जब वो 20 के करीब होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उस वक्त वो यहाँ से तेज़ी से गुजरेगा, उसकी वेलोसिटी और स्पीड मैक्सिमम होगी। और फिर वो जब 6 के करीब या 5 के करीब पहुँचेगा तो फिर दूसरे एंड पे पहुँचेगा तो फिर रुकेगा, तो काइनेटिक एनर्जी स्लो होगी, उसके ज़ीरो होगी ऑलमोस्ट। ठीक है, तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। मैं इसको चलाता हूँ स्लो करके। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ गई है कुछ, ठीक है, और ये मैक्सिमम है। अब फिर ये कम हो गया। अब आप देखें, अब यहाँ पे देखें फिर, क्योंकि ये यहाँ पे रुक गया, इसकी जो स्पीड है वो ज़ीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी फिर ज़ीरो हो गई। मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, देखें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हुई, और फिर एंड पे काइनेटिक एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन में ज़ीरो होती है। तो आपने याद रखना है कि चाहे वो पेंडुलम हो चाहे वो स्प्रिंग हो, पेंडुलम का आपको मालूम है ना, जो क्लॉक्स में पेंडुलम होता है जो घूमता है, और उसके हमारी सिमुलेशंस भी आ जाएंगी आगे। तो दोनों में जहाँ पर वो रेस्ट में आता है पेंडुलम और स्प्रिंग, और अपनी डायरेक्शन दोबारा बदलने की कोशिश करता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों एंड्स पर ज़ीरो होती है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, और इसके अलावा हम देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या करती है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पोटेंशियल एनर्जी हमने देखा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है mgh। m क्या है, मास, g क्या है, ग्रेविटी, और h क्या है, हाइट। अच्छा, मास इसका 50 है, ग्रेविटी 9.8 रहेगी, ठीक है। तो अब पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से बदलेगी इसकी, वो होगी इसकी हाइट की वजह से। यहाँ पर जब ये होता है तो ये मैक्सिमम हाइट पे होता है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। पर जैसे ही ये नीचे जाएगा इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट कम होगी। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखें। अब यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल कम, क्योंकि इससे नीचे नहीं ये जाएगा, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब ये फिर ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से वेरी कर रही है, क्योंकि इसका मास कांस्टेंट है और ग्रेविटी ज़मीन पर कांस्टेंट है। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, इसके वेट पे कर रही है, ठीक है। तो मैं इसको जब चलाऊंगा रियल टाइम में तो आप देखिएगा पोटेंशियल एनर्जी मूव करती जाएगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में, कम ज़्यादा होती जाएगी वो इस पे हाइट पे। तो जो हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी है वो साइड्स पे दोनों तरफ, जहाँ पे वो रेस्ट में आता है ज़ीरो होती है, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हाइट पे ज़्यादा होती है, यहाँ पर ज़्यादा होगी, और मिनिमम हाइट पे ज़ीरो होती है। अच्छा, इसके साथ तीसरी चीज़ हमारे पास इलास्टिक एनर्जी है। इलास्टिक एनर्जी ये है कि मैं इसको कितना खींचता हूँ, ठीक है जी। मैं अगर फ्रिक्शन यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं इसको, अब इलास्टिक एनर्जी क्या है जी, बहुत कम है। क्यों? क्योंकि हमने छोटा सा वेट लगाया हुआ, ठीक है। अगर मैं इससे ये वेट हटा दूँ तो आप देखिए इलास्टिक एनर्जी ज़ीरो हो गई। तो मैंने जैसे इसके साथ वेट लगाया और मैं फ्रिक्शन को जो है तो देखिए यहाँ पर देखिएगा अब इलास्टिक एनर्जी आएगी। ये देखिए इसकी हाइट कम हो रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो थी इसमें, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी थी। तो अब क्या हुआ, जैसे इसका वेट कम हुआ, जैसे इसकी हाइट कम हुई तो पोटेंशियल एनर्जी कम होनी शुरू होगी, और क्या हुई, अब मैं स्लो कर रहा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी तो हो नहीं सकती क्योंकि इसकी स्पीड ही बिल्कुल नहीं है। तो तीसरी एक एनर्जी होती है इलास्टिक एनर्जी, जो कि ये देखती है कि आपने इसको स्ट्रेच कितना किया हुआ। इसकी जो मेन पोजीशन है, इसकी जो ज़ीरो पोजीशन है, यानी जहाँ पर ये रेस्ट में है, वहाँ से आपने इसको कितना खींचा हुआ है। जितना मैं इसको खींचता जाऊँगा, किसी भी साइड पे खींचूँ, आप देखें काइनेटिक एनर्जी और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलमोस्ट ज़ीरो की तरफ है, और इलास्टिक एनर्जी क्योंकि स्प्रिंग जितना खींचा होगा
उतनी ज़्यादा इलास्टिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये एनर्जी स्प्रिंग में स्टोर हो गई है। तो मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, इसको यहाँ पे मूव करना चाहिए, पर वो क्योंकि मैंने इसको पॉज किया हुआ है, अब मैं जैसे इसको छोड़ूंगा, ये देखें अब ये तीनों एनर्जीज जो है हमें सिर्फ क्लासरूम में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में पढ़ाया जाता था, पर अगर आप देखें तो इलास्टिक एनर्जी भी इसके साथ साथ है। और इलास्टिक एनर्जी जो है वो आप देखें, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा ना तब भी आएगी, तब पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि हाइट पे जा रहा है, पर साथ साथ इलास्टिक एनर्जी, क्योंकि अब मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया है। अब स्प्रिंग में फिर एनर्जी स्टोर हो गई है, स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हो गई। अब मैं जब इसको छोड़ूंगा यहाँ पे, तो स्प्रिंग जो है वापस अपनी असल हालत में आने की कोशिश करेगा। तो फिर ये तीनों एनर्जीज ये देखिए। तो इलास्टिक एनर्जी क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को, ठीक है, अगर मैं स्प्रिंग से वज़न को हटा देता हूँ तो फिर आप क्या देखें, मैं इसको रियल टाइम में ले जाता हूँ, इलास्टिक एनर्जी जो है ज़ीरो होगी, बाकी एनर्जी भी ज़ीरो होगी। ठीक है जी। अब एक आखिरी चीज़ जो रहेगी वो थर्मल एनर्जी है। थर्मल एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, गोया कि हम इसको उतना पढ़ते नहीं है, और ये फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो अगर मैं फ्रिक्शन ज़्यादा कर दूँ तो आप देखें आपको थर्मल एनर्जी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको जितना मूव करूँगा ये जल्दी रेस्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि थर्मल एनर्जी देखें बहुत ज़्यादा है, वो फ़ौरन, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है ना एक्चुअली, तो हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है स्प्रिंग से, तो वो फ़ौरन इसको ले आएगी रेस्ट में। तो ये थर्मल एनर्जी जो है आपका, क्योंकि ज़्यादा फ्रिक्शन होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी क्योंकि स्पीड नहीं होगी, तो इसलिए थर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा अहम। तो जब ये स्प्रिंग रस्टी हो जाते हैं, रस्टी मतलब इनको जंग लग जाता है, तो इसमें फ्रिक्शन बहुत बढ़ जाती है, और उस वक्त आप स्प्रिंग को जितना मर्जी खींच के छोड़ें वो बहुत कम ऑसिलेट करता है, बहुत ज़्यादा कम उसमें जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन देखने को मिलता है। अच्छा, अब मैं फ्रिक्शन को दोबारा यहाँ पे ले आता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या होता है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन देखा, अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकें। तो आप सिंपल ये करें, और क्या आप इसको ज़ीरो कर दें इसको, और इसको छोड़ दें। अब मैं इसको स्लो करता हूँ, ठीक है, और हमने एक पूरी इसके ट्रैवल का टाइम पीरियड नोट करना है, यानी जब ये ऊपर से नीचे और फिर वापस अपनी पोजीशन पे जाए उसका टाइम पीरियड नोट करना है। तो मैं इसको, जब ये ऊपर जाएगा तो मैं स्टॉप वॉच को दबा दूंगा, यस, ये मैंने दबा दिया। अब ये नीचे जाएगा और अब ये दोबारा आएगा तो मैं बंद कर दूँगा, स्टॉप। तो आप देखेंगे ये तकरीबन 0.52 यानी 52 सेकंड का इसका टाइम पीरियड है। तो यहाँ से आप इसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं जो मुख्तलिफ कैलकुलेशंस में आपको इस्तेमाल में आएगा। अच्छा, एक और अब मज़े का काम करते हैं, वो ये है कि मैं इसको फ्रिक्शन को रख देता हूँ वैल्यू, ठीक है जी, और ये कुछ देर बाद खुद ही रेस्ट पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब थर्मल फ्रिक्शन के ज़्यादा होने से थर्मल भी आ गई है। अच्छा, अब आपने ये देखा कि ये इस वक्त 50 ग्राम जो है वो ज़मीन पर वेट कर रहा है, इसका वेट जो है वो ज़मीन पे 50 ग्राम है, और ज़मीन पे हमें पता है कि वेट कैसे होता है। ये वेट इसका एक्चुअली 50 ग्राम नहीं है, वेट इसका है mg, m है 50 ग्राम, मैस इसका 50 ग्राम है, और अगर उसको मैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका वेट आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। पर अब हम ये देखते हैं कि इसका वेट मून पे कितना होगा। मून पे इसका मैस तो यही रहेगा 50 ग्राम, मून पे मैस तो यही रहेगा, ठीक है, पर क्या चीज़ चेंज होगी? जी, क्योंकि वेट क्या होता है? mg। मून पे जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से 6 गुना ज़्यादा कम है, तो ग्रेविटी जब कम होगी तो ये किस तरफ को जाएगा? इसको ज़मीन ज़्यादा खींचेगी नहीं मून की, बल्कि चाँद ज़्यादा खींचेगा नहीं इसको, तो स्प्रिंग जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। मैं अब आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ? अब स्प्रिंग कम स्ट्रेच हुआ। क्यों? क्योंकि चाँद की जो सरफेस है वो इसको ज़्यादा खींच नहीं रही, ग्रेविटी कम होगी, 6 गुना कम होगी, तो इसका जो वज़न है वो 6 गुना कम हो गया चाँद पे। तो इसलिए आप देखें कि आपका जो
इसका ट्रैवल है स्प्रिंग का वो भी कम हो गया। ये बहुत अहम पॉइंट है। तो स्प्रिंग की पावर भी कम हो गई, स्प्रिंग की पावर भी इस वेट इस वक्त कम है, उसकी वजह कि उसको साथ वेट जो लगा हुआ है वो कम है। अच्छा, अब जुपिटर जो है वो बहुत बड़ा सियारा है, बहुत बड़ा प्लैनेट है जुपिटर। तो जुपिटर में क्या होगा, मैं अब दोबारा अर्थ पे आ जाता हूँ, ठीक है। मैं इसकी फ्रिक्शन को ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये जल्दी रेस्ट पे आ जाए। तो इसमें क्या था, ये यहाँ पे तकरीबन 20 पे था। जब मैंने मून पे किया तो कहाँ पर आ गया, ये तकरीबन 5 पर आ गया, रफली मैं कह रहा हूँ। अब क्या करते हैं, अब जुपिटर पे करते हैं। जब जुपिटर पे जाएंगे तो ये 20 पे था, अब कितना आ गया 30 पे। तो इसका मतलब जुपिटर की ग्रेविटी ज़्यादा है कि कम है? जुपिटर की ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है, और उसकी ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से उसने ज़्यादा ताकत से इसको नीचे की तरफ खींचा अपनी तरफ। मैस तो बराबर है पर वेट इसका ज़्यादा है। वहाँ पर मैस तो 50 ग्राम है हर तरफ, पर वेट में जी आता है, और जी जुपिटर का ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब हम अर्थ पर दोबारा चले जाते हैं और ये देखते हैं कि एक प्लेनेट है, मुझे नहीं पता ये प्लेनेट क्या है, एक्स है क्या, एक्स जो है वो। अब हम ये देखते हैं क्या ये ज़मीन से बड़ा प्लेनेट है, इसकी ग्रेविटी ज़्यादा है कि कम है, और वो कैसे पता चलेगा, वो इसकी डायरेक्शन से पता चलेगा, ये ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ। तो आपने मुझे बताना है कि ये, मैं इसको प्लेनेट एक्स पे करता हूँ, तो क्या ख्याल है, ये ऊपर की तरफ गया, तो ऊपर की तरफ कब जाएगा, जब इसका वेट कम होगा, और इसका वेट कब होगा, जब ग्रेविटी कम होगी, 9.8 से कम होगी, मे बी 7 जो है हो, मे बी 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसकी ग्रेविटी हो, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो इसलिए इस प्लैनेट एक्स की जो ग्रेविटी है वो ज़मीन से कम है, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम ऐसी जगह पर चले जाएं जहाँ पर ग्रेविटी हो ही ना, ज़ीरो ग्रेविटी हो, तो फिर क्या होगा, तो फिर इसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये अपनी ज़ीरो पोजीशन पे चला जाएगा। यानी मैं इसके साथ वेट लगाऊं, देखिए मैंने वेट लगाया नहीं लगाया, और मैंने वेट लगा दिया, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसको वेटलेसनेस का शिकार हो जाएगा, यानी इसको लगेगा ही नहीं कि इसका कोई वेट है, ज़ीरो ग्रेविटी में, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लिया। अब मैं आता हूँ और वो मैं आता हूँ किसकी तरफ, हुक्स लॉ की तरफ। तो सबसे पहले हुक्स लॉ देख लेते हैं कि क्या है। हुक्स लॉ ये कहता है कि अगर आप किसी भी स्प्रिंग पे फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स बराबर है माइनस की एक्स के, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं सिंपल तरीके से ये भी कह सकता हूँ कि अगर अभी आप के को भूल जाएं, ये कांस्टेंट है, एक्स की तरफ आए, एक्स है उसकी डिस्प्लेसमेंट, यानी जब आप उसको नीचे खींचेंगे तो कितनी दूर तक खींचेगा उसकी डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर आपने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाई एफ, यानी उसके वेट को अटैच कर दिया उसके साथ, और वो अपनी पहली पोजीशन से एक्स टाइम नीचे आ गया, ये पोजीशन जो है, ये डिस्टेंस जो है एक्स है, तो हुक्स लॉ कहता है कि ये फोर्स जो होगी ये होगी माइनस की एक्स। माइनस फोर्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसको हम ज़्यादा कंसिडर नहीं करेंगे, पर के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, यानी ये इस हर स्प्रिंग का एक कांस्टेंट होता है, ये हर स्प्रिंग में डिफरेंट होगा, आपको निकालना पड़ेगा कि स्प्रिंग का, ये आपको कई मरतबा दिया होगा तो फिर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो स्प्रिंग कांस्टेंट तो एक कांस्टेंट है, तो अगर मैं डबल फोर्स लगाऊं, दुगनी फोर्स लगाऊं, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 2x। हुक्स लॉ ये कहता है। अगर मैं 3 गुना फोर्स लगाऊं तो ये 3x करेगा, क्यों, क्योंकि ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर 10f फोर्स लगाऊं तो ये 10x मूव करेगा, तो इसका जो कर्व होगा वो कुछ देर के लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन का मतलब ये है कि जितनी फोर्स लगाएंगे इसका ग्राफ जो होगा, अगर आप देखें यहाँ पर इस तरीके की स्ट्रेट लाइन होगा, यहाँ पर आप फोर्स रख दें और यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है वो कर दें, या वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि जितनी फोर्स लगाएंगे उतना डिस्टेंस ये मेजर करेगा, कुछ देर तक ये स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर ये नॉन लीनियर हो जाती है, ठीक है। इस तरह यहाँ पर दिखाया गया है, ये भी एक कर्व है, अगर आप देखें तो क्या होगा, फोर्स और उसका एक्स डिस्टेंस, तो मैं फोर्स जितनी लगाऊंगा उतना एक्स जाएगा, कुछ देर के लिए ये स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, और उसके बाद फिर ये नॉन लीनियर हो जाती है, और उसमें आपका स्प्रिंग जो है टूट भी सकता है, डिफॉर्म हो जाता है स्प्रिंग, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैंने फोर्स नहीं लगाई, ये मेन पोजीशन है स्प्रिंग की,
ज़ीरो फोर्स तो उसकी मीन पोजीशन, एक्स डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, फिर मैंने फोर्स लगाई तो वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ यहाँ से इतना, फिर और लगाई तो वो क्या हुआ, मीन पोजीशन से नीचे तक आ गया, और लगाई तो मीन पोजीशन ये थी और नीचे आ गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ती रही। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्चुअली होता कैसे। ठीक है जी, हम इसको ले आते हैं यहाँ पर, और मैं इसको अटैच कर देता हूँ और मैं ज़मीन का कहता हूँ। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप रखें ध्यान में। ठीक है, अब क्या किया जी, आप ये देखें कि जब हमने ये अटैच नहीं किया था, मैं इसको उतार देता हूँ तो ये कहाँ पे है, 20 पे, बिल्कुल 20 पर इसकी, मैं यहाँ पे इसको 20 पर कर देता हूँ। ठीक है, ज़ीरो पोजीशन या मेन पोजीशन आप ये कह लें कि इसकी ज़ीरो पोजीशन कह लें, ये 20 पे है। ठीक है, अब मैंने इसके साथ एक वेट अटैच कर दिया। अब जो वेट है उसका मास 50 है, तो वेट कितना हुआ, mg होता है ना, तो m क्या है 50, तो 50 ग्राम है। और अगर इसको मैं ले जाऊँ किलोग्राम में, तो ये 50 ग्राम कितने किलोग्राम बनेगा, 0.05 ग्राम किलोग्राम, 0.05 किलोग्राम। क्यों, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा मैं बता दूँ कि इसका वेट जो है वो क्या है, इसका वेट जो है वो है mg। ठीक है जी, m क्या है, पॉइंट, ये जो है ये है 50 ग्राम। और इसको अगर मैं लेके जाऊं किस में, किलोग्राम में, तो किलोग्राम में हम क्या करते हैं, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा किलोग्राम में, 0.05। ठीक है जी, तो ये वेट कितना बन जाएगा, 0.0, इसको मैं 0 कर देता हूँ, 0.05 जी, राइटिंग इतनी अच्छी नहीं आ रही, 0.05 जी ये वेट है। ठीक है जी, अच्छा अगर आप इस पर देखें तो इस वक्त ये इक्विलिब्रियम में, क्यों, ये रेस्ट में, ये यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। इस पर दो फोर्सेस लग रही हैं, एक नीचे की तरफ लग रही है और एक ऊपर की तरफ लग रही है। ऊपर की तरफ फोर्स कौन सी लग रही है, हुक्स लॉ। ठीक है, वो क्या है, वो k इक्वल टू x है। मैं माइनस साइन नहीं कर रहा क्योंकि वो डायरेक्शन के लिए हम कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये नहीं पता कि ये फोर्स कितनी लग रही है, ये फोर्स कितनी है, हुक्स लॉ की जो फोर्स है मुझे नहीं मालूम। ठीक है, पर मैं इसको निकाल सकता हूँ, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। वो ये कि हुक्स लॉ की जितनी फोर्स ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग लगा रहा है, उतना ही नीचे इसका वेट एक्ट कर रहा है। ठीक है, वेट एक्ट कर रहा है, और वेट का मुझे पता है कि वेट कितना है इसका, क्योंकि ये रेस्ट में है तो इसको नहीं, दोनों बराबर हैं फोर्सेस। ठीक है जी, तो वेट कितना है जी, 0.05 जी। तो अगर मैं यहाँ पर ये देखूँ कि x कितना है, ठीक है जी, ये दोनों फोर्सेस बराबर हैं, तो मैं इसकी जगह 0.05 जी रख सकता हूँ, 0.5 जी। ये है f की वैल्यू, क्यों, क्योंकि f जो है वो बराबर है w के, डायरेक्शन उल्टी है पर डायरेक्शन मैंने ली नहीं है अपनी कैलकुलेशंस में। ठीक है, इज इक्वल टू k नहीं मुझे पता, असल में मैं k निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। और x कितना है जी, x अगर आप यहाँ से देखें तो ये 20 से शुरू हुआ था और ये यहाँ पर आया, तो यहाँ पर ये जो है ना, ये पॉइंट, ये 7 सेंटीमीटर बनता है x, 7 सेंटीमीटर। ये जो डिस्टेंस है ना, ये 7 सेंटीमीटर है। तो
तो अगर इसको मैं 7 सेंटीमीटर को लेके आऊँ मीटर्स में, तो ये कितना बनेगा 0.007 मीटर्स। ठीक है जी। तो क्या हुआ 0.07 मीटर्स। ये x की वैल्यू, ये क्या है x है। अच्छा, यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अगर मैं उसको फोर्स के नीचे ले आऊँ, ये मैं आपको रफ कैलकुलेशन बता रहा हूँ यार। तो यहाँ से मैं k निकाल सकता हूँ। मैंने कुछ केस जो हैं ये यहाँ से आप इजीली स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये कैलकुलेशन जो हैं, यानी x ये है, फोर्स आपको वेट से मालूम है, और अब हम प्रॉपर कैलकुलेशन जो मैं इससे पहले कर चुका हूँ उसकी तरफ चलते हैं, ताकि मैं आपको दिखाऊं कि पहले केस के लिए हमारे पास जो x है वो कितना था, वेट 50 kg था, x 0.07 था। ठीक है जी। तो वेट से हमने जब ये किलोग्राम्स में निकाला, ये मैं यहाँ पे kg लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये 0.05 का। g जो है वो ग्रेविटी है, g ग्राम के तौर पे आपने नहीं लेनी यहाँ पे, क्योंकि आपके पास फोर्स जो थी वो थी वेट के बराबर, और वेट होता है mg, और m जो है वो आपके पास 0.05 था, और g जो है वो ग्रेविटी है। इसको ग्राम ना समझिएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमने कांस्टेंट जो k निकालना था, k क्या था, F इज इक्वल टू kx था। k क्या हुआ, फोर्स डिवाइडेड बाय x, और फोर्स की जगह अगर मैं ये लिख लूँ ना उसका वेट डिवाइडेड बाय x, तो ये भी ठीक होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स और वेट बराबर है। तो जो उसका वेट था वो था 0.05 g, साथ इसके न्यूटन इसका यूनिट आ गया वेट का, यानी सिर्फ यूनिट है, डिवाइडेड बाय x, ये वाला x क्या था 0.07 मीटर। तो जो स्प्रिंग कांस्टेंट आया ना वो ये आया 0.71 न्यूटन पर मीटर। याद रखना है मैंने 0.71 न्यूटन पर मीटर। ये वही इक्वेशन है जो मैंने उधर सॉल्व करवाई थी, ये वही इक्वेशन जो है आपने इधर सॉल्व कर ली। अच्छा, ये जो हमने निकाला है, अब इसको हम और भी वेरीफाई करते हैं। तो हमने क्या किया, 50 ग्राम से ये निकाल लिया। अब मैं 0.71 आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ 100 ग्राम। ठीक है जी। 100 ग्राम रख के मैं अब फिर दोबारा वही चीज़ें नोट करूँगा, ठीक है, और आपको कैलकुलेशंस करके दिखा देता हूँ। अब आप देखें कि आपके पास जो फोर्स है वो वेट के इक्वल है। ठीक है, ये पहले हमने कर दिया। तो x क्या था, वेट डिवाइडेड बाय, सॉरी मुझे x ने k क्या था, फोर्स, या इसको आप वेट भी कह सकते हैं, डिवाइडेड बाय x। अच्छा जी, इसको हम वेट भी कह सकते हैं जो मैंने अभी बताया, डिवाइडेड बाय x। अब क्या है जी, वेट क्या है इसका, वेट है इसका, वेट इसका था 100 ग्राम, किलोग्राम में करेंगे तो क्या होगा 0.1 g। ठीक है जी, ये इसका वेट आ गया, तकसीम होगा ये किस पर, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो न्यूटन होगा। ब्रैकेट में लिख देता हूँ x क्या है जी, x अगर यहाँ से आप देखें तो ये मुझे तकरीबन 1.4 पे नज़र आ रहा है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। यहाँ से 14 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट कर लें तो ये 0.14 मीटर। और अगर आप ये कैलकुलेशन निकालें ना k की, ये मैं निकाल चुका हूँ इससे पहले, तो ये फिर 0.71 न्यूटन पर मीटर आएगा। ये इसका वही स्प्रिंग कांस्टेंट आया
जो हमने 50 kg पे 50 ग्राम पे देखा था। स्प्रिंग कांस्टेंट तो इसका सेम ही रहेगा, चाहे आप जितना मर्जी वेट लगा दें, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दोबारा वेरीफाई कर लिया, पहले भी ये निकला था, अब भी ये निकला। तो अगर आप इस पर 250 लगाएंगे, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ कि अगर मैं इस पर 250 लगाऊंगा, ठीक है जी, अगर मैं यहाँ पे 250 लगाऊंगा तो मैं आपको बता देता हूँ कि जी इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होगा, अब इसका वेट कितना होगा जी, 0.25 g डिवाइडेड बाय ये इसका वेट है, ठीक है, डिवाइडेड बाय x कितना है, ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, और ये 35 के करीब, 35 जो है ये बनता है। आप कैलकुलेट करके चाहे इसको देख सकते हैं। 35 सेंटीमीटर कितने मीटर बनेगा, 0.35 मीटर्स, ये न्यूटन में, और ये क्या है, मीटर में। तो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट जो है दोबारा आप कैलकुलेट कर लें, वो 0.71 न्यूटन पर मीटर आएगा। तो आपके इसके साथ कोई भी लोड लगा लें, क्यों, क्योंकि अगर आप इसका कर्व देखें तो अगर मैं यहाँ पर x लेता हूँ और यहाँ पर फोर्स लेता हूँ, तो अगर मैं थोड़ी फोर्स अप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, तो x जो है वो थोड़ी फोर्स मैंने अप्लाई की तो x आया, 1x आ गया, ठीक है, 1F अप्लाई की सपोज मैं समझ, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की यहाँ पर, तो ये x भी उतना ही, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ गई। फिर मैंने ज़्यादा फोर्स अप्लाई की है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, बनेगी नहीं मुझसे, पर आपने ये समझना है कि ये इस पर ये मुख्तलिफ वेरिएबल्स हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब आप देखें कि k क्या है, k है f डिवाइडेड बाय x। तो k क्या आपको शो कर रहा है इससे, अगर आप लाइन की इक्वेशन देखें तो वो क्या होती है, y इसको mx, मैं अभी c को 0 लेता हूँ, mx, ये y, ये किसकी एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये x ये नहीं है जो ये वाला x है, तो मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना इससे, मैं इसमें लाइन लगा देता हूँ, ठीक है जी। तो m क्या होता है, y डिवाइडेड बाय x। तो m क्या थी, स्लोप थी स्ट्रेट लाइन की, और y कहाँ पे होता था, यहाँ पे होता था, और x कहाँ पे होता था, यहीं पर होता था। तो क्या होता था, ये स्लोप है, तो इसका मतलब ये है कि k क्या है, k इसकी स्लोप है। ये जो स्लोप है ना हर मकाम पे, ये k है। अब आप देखें अगर ये स्ट्रेट लाइन होगी तो k हमेशा कांस्टेंट होगा, जो स्लोप इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगी वही इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगी, वही इन दो पॉइंट्स के दरमियान होगी, ऐसे ही है ना। इसलिए आप कोई भी वेट ले लें, चाहे आप 200 वेट ले लें, ठीक है, और उसके गिर्द आपके पास जो x आ जाए वो मे बी 30 सेंटीमीटर आ जाए, फिर भी जब आप कैलकुलेट करेंगे स्लोप तो आपको k वही मिलेगा यहाँ पर जो कि आपको यहाँ पे मिलेगा। तो k जो है वो इसकी स्लोप है, इसलिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, ये जो कैलकुलेशंस हैं, अब मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो कैलकुलेशंस मैंने की हैं ये ऑलरेडी मैं एक वर्ड के डॉक्यूमेंट में कर चुका हूँ। तो इसमें मैंने ये 100 ग्राम की भी की है, 50 पे 0.71 निकला, 100 पे डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको दिखाया था 0.14 थी, तो आपके पास जो वेट है वो 0.1 g है, और इसको फिर 0.14 आपने डिवाइड करके ये भी वही निकला। इसी तरीके से 250 निकला है, ठीक है जी।
250 पे आपके पास 0.35 मीटर यानी 35 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट थी और आपने वो इक्वेशन में डाली। अब आपके पास ये आ गया स्प्रिंग कांस्टेंट, स्लोप आ गई, ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया। अब मैं एक अननोन अगर फोर्स लगाता हूँ तो क्या आप निकाल सकते हैं कि वो फोर्स कितनी मैंने लगाई है? अब मुझे ये पता है, मैं क्या करता हूँ, एक अननोन वेट लगाता हूँ इसके साथ, ठीक है जी। अब ये वेट जो है मुझे नहीं पता ये कितने ग्राम का है, ठीक है जी। तो इसकी जो फोर्स होगी वो क्या होगी, एम जी, ठीक है जी। एम जी जो होगी वो है की एक्स, ऐसे ही है जी। फोर्स जो है इसकी मैं यहाँ पर एफ भी लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे नहीं पता कि ये, क्योंकि ये फोर्स कितनी है हुक्स लॉ की, जो ऊपर की तरफ स्प्रिंग को, जो स्प्रिंग की फोर्स है वो मुझे नहीं पता। हुक्स लॉ, इसको मैं एफ एच कर देता हूँ, ये मुझे निकालनी है, क्योंकि मुझे ये इसलिए नहीं पता कि मुझे इसका वेट भी नहीं पता। अगर मैं इसका वेट निकाल लूँ तो ये फोर्स भी निकल आएगी, ठीक है जी। पर मुझे ये पता है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 0.71 इंटू, और ये कितना है, ये तकरीबन आप देखें 1 के करीब है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर को मैं अगर मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये 0.1 बनता है, ठीक है जी। तो अगर मैं यहाँ पर 0.1 मीटर, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसको अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जब मैं ये कैलकुलेट करूँ तो ये 71 जी आता है। तो मेरे पास ये जो वेट हुआ, ये जो वेट है ये कितना हो गया जी, जो मेरे पास इसका वेट है वो है 71 ग्राम, और इसका मास कितना हो गया 71 जी है, ये ग्राम नहीं है, और इसका मास कितना हो गया 71 ग्राम। तो मैंने यहाँ से इसका जो वेट है वो भी निकाला पहले, और फिर इसका मास में निकाल दिया, तो ये 71 का है, 71 का। और आप देख भी सकते हैं कि जब हमने 50 का लगाया था, एक अंडरस्टूड सी बात है, 50 ग्राम का लगाया था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी 7 सेंटीमीटर, और जब हमने 100 का लगाया था तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई थी जी 14 सेंटीमीटर। तो अब हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तकरीबन 10 सेंटीमीटर। तो उसके अगेंस्ट आप अगर एक लीनियर कॉम्बिनेशन में निकालें तो आपके पास 70 के करीब आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल आज का पूरा लेक्चर था, जो कि हुक्स लॉ और हार्मोनिक मोशन के बारे में था, ठीक है। अब आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो मून पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप जुपिटर पे भी कर सकते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है जी। आप ये भी देख सकते हैं, मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा दूँ कि स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब है कि उसने इसको कितना खींचा हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फ्रिक्शन बदल देता हूँ तो फ्रिक्शन का स्प्रिंग कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, ठीक है। पर अगर इसकी मैं सॉफ्टनेस बदलता हूँ, इसको मैं हार्ड करता हूँ, तो देखें आप, अब क्या हुआ, फोर्स बदल गई। जैसे फोर्स बदली इसका मतलब ये है कि आपकी डिस्प्लेसमेंट भी बदल गई, ठीक है। अब आप इसको दोबारा देखें, यहाँ पर देखें इसकी फोर्स, एक अननोन की बजाय आप नोन लगा लें, नोन वेट लगा लें, फ्रिक्शन मैक्सिमम कर दें ताकि ये जल्दी आ जाए, और मैं इसको मून पे ले जाता हूँ ताकि ये मेरे स्केल में आ जाए। तो अब आप दोबारा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कैलकुलेट करें और देखें कि अब आपको स्प्रिंग कांस्टेंट क्या मिलता है अगर मैंने इसकी सॉफ्टनेस या हार्डनेस चेंज कर दी।
इसके साथ ही हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म होता है।